देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। बिहार में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव से पहले यहां की राजनीति में खासी हलचल देखने को मिल रही है और इस बीच नीतीश कैबिनेट के विस्तार की चर्चा सुर्खियों में है। सूत्रों के मुताबिक बुधवार शाम 4 बजे कैबिनेट का विस्तार हो सकता है और चर्चा है कि इस बार नीतीश मंत्रिमंडल में 6 नए चेहरों को शामिल किया जा सकता है, जिसमें भाजपा का दबदबा दिखाई दे सकता है। इस विस्तार को विधानसभा चुनाव 2025 से पहले एक रणनीतिक कदम के तौर पर देखा जा रहा है, जिसमें जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों को साधने की कोशिश एनडीए की तरफ से हो सकती है। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के अनुसार संजय सरावगी, राजू सिंह, अवधेश पटेल, जीवेश मिश्रा या अनिल शर्मा के मंत्री बनने की चर्चा है। बता दें कि बिहार में नीतीश कैबिनेट में वर्तमान में 30 मंत्री हैं, जिसमें बीजेपी के 15, जेडीयू के 13, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के 1 और 1 निर्दलीय शामिल हैं और संवैधानिक प्रावधानों के तहत मंत्रिमंडल की अधिकतम संख्या 36 हो सकती है, यानी कि अभी 6 और मंत्रियों को शामिल करने की गुंजाइश है। इस बीच बीजेपी कोटे से मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने इस्तीफा देने की बात कही है और ऐसे में अब मंत्रिमंडल में 7 मंत्रियों की एंट्री हो सकती है। सूत्रों का कहना है कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और नीतीश कुमार के बीच हाल ही में हुई मुलाकात में इस पर सहमति बनी थी। बिहार भाजपा के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बुधवार को घोषणा की कि वह पार्टी की एक नेता एक पद नीति के अनुरूप नीतीश कुमार मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे देंगे। बता दें कि जायसवाल राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री हैं। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मैं आज मंत्री पद से इस्तीफा देने जा रहा हूं। हमारी पार्टी के एक नेता एक पद के सिद्धांत के अनुसार मैंने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री पद से इस्तीफा देने का फैसला किया है। मैं पार्टी की राज्य इकाई के प्रमुख के रूप में काम करना जारी रखूंगा। मैंने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री को सौंप दिया है। दिल्ली आबकारी नीति पर कल विधानसभा में सीएजी रिपोर्ट पेश की गई थी, जिस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि हम चाहते हैं कि सीएजी रिपोर्ट पर पीएसी यानी पॉलिटिकल एक्शन कमेटी में भी चर्चा हो। पीएसी में इन रिपोर्टों पर उचित जांच होनी चाहिए और इस लूट में शामिल लोगों को दंडित किया जाना चाहिए। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पीएसी का गठन जल्द से जल्द हो। वहीं कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा कि यह खराब नीतिगत निर्णयों के बारे में है और सीएजी रिपोर्ट में जो भी बिंदु बताए गए हैं वे पहले से ही पब्लिक डोमेन में हैं। जैसे जैसे हम इसे और अधिक ध्यान से पढ़ेंगे तो और भी मुद्दे सामने आएंगे। हालांकि ईडी और सीबीआई ने अधिक गंभीर मामलों का खुलासा किया, जिसे हम बार बार इंगित कर रहे हैं। सीएजी रिपोर्ट से पता चलता है कि नीतियां कहां गलत तरीके से बनाई गई थीं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता में आने के बाद बड़ी संख्या में अवैध प्रवासियों को देश से निकालने का अभियान चलाया है। इसके तहत भारत, ब्राजील, मैक्सिको, पाकिस्तान समेत कई देशों के अवैध प्रवासियों को वापस उनके देश भेजा गया। भारत में तो अब तक 3 जहाज ऐसे अवैध प्रवासियों को लेकर आ चुके हैं, जिनमें से ज्यादातर लोग गरीब तबके के थे। आरोप है कि इन लोगों को हाथों में हथकड़ियां डालकर प्लेन में बिठाया गया था और अब इस बीच खबर सामने आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसी स्कीम लॉन्च की है जो किसी भी देश के अमीर व्यक्ति को आसानी से अमेरिकी नागरिकता देगी। स्कीम का नाम है यूएस गोल्ड कार्ड वीजा। इस गोल्ड कार्ड वीजा स्कीम के तहत अमीर विदेशी लोगों को 50 लाख अमेरिकी डॉलर की फीस देने पर वहां की नागरिकता दी जाएगी। यह स्कीम पहले से चली आ रही EB-5 वीजा प्रोग्राम की जगह लेगी। आपको बता दें कि इस स्कीम के तहत अब तक नियम था कि यदि कोई विदेशी व्यक्ति अमेरिका का ग्रीन कार्ड चाहता है तो उसे निवेश करके रोजगार सृजन करना होता था। इसके तहत कम से कम 8 लाख डॉलर खर्च करने होते थे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अब जो स्कीम लाए हैं उसके तहत 50 लाख डॉलर की मोटी पूंजी लगानी होगी। हालांकि अमेरिका में ही डोनाल्ड ट्रंप के इस प्लान की आलोचना भी होने लगी है। एक वर्ग का कहना है कि इसका अनुचित इस्तेमाल हो सकता है और फ्रॉड की संभावनाएं भी बढ़ जाएंगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बाद अब बीजेपी के एक और नेता ने एयर इंडिया की टूटी हुई सीटों को लेकर भड़ास निकाली है। बीजेपी प्रवक्ता जयवीर शेरगिल ने मंगलवार को एयर इंडिया को सबसे खराब एयरलाइन बताते हुए कहा कि अगर इसके लिए कोई ऑस्कर जैसा अवार्ड होता तो एयर इंडिया सभी श्रेणियों में जीत हासिल करती। हालांकि भाजपा प्रवक्ता ने उस घटना के बारे में अधिक जानकारी शेयर नहीं की। शेरगिल ने एक्स पर लिखा कि टूटी हुई सीटें, खराब स्टाफ,
ग्राउंड सपोर्ट स्टाफ की दयनीय स्थिति और कस्टमर सर्विस एयरलाइन की तीखी आलोचना की कुछ वजह हैं। उन्होंने कहा कि एयर इंडिया से उड़ान भरना कोई सुखद अनुभव नहीं था। आपको बता दें कि यह कोई पहली घटना नहीं है जब राजनेताओं ने एयरलाइन को मिसमैनेजमेंट के लिए उसकी आलोचना की है। हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी एयर इंडिया पर खराब सर्विस का आरोप लगाया था। उन्होंने दावा किया था कि एयर इंडिया की फ्लाइट में उन्हें टूटी हुई सीट अलॉट की गई। हालांकि एयर इंडिया की ओर से भी तुरंत रिएक्शन आया और उसने इसके लिए माफी मांगी। और अब शेरगिल की पोस्ट के जवाब में भी एयरलाइन ने कहा कि प्रिय श्री शेरगिल, आपको हुई असुविधा के लिए हमें खेद है। कृपया डीएम के माध्यम से यात्रा विवरण हमारे साथ साझा करें, हम आपसे संपर्क करेंगे। आम आदमी पार्टी ने बुधवार को लुधियाना पश्चिम विधानसभा उपचुनाव के लिए राज्यसभा सदस्य संजीव अरोड़ा को अपना उम्मीदवार बनाया है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव संदीप पाठक ने एक्स पर एक पोस्ट में यह घोषणा की। आपको बता दें कि लुधियाना पश्चिम विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है, हालांकि तारीख अभी घोषित नहीं की गई है। माता वैष्णो देवी मंदिर के तीर्थ यात्रियों सहित यात्रियों को बड़ी राहत देते हुए जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हाईकोर्ट ने केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को 4 महीने के भीतर यहां के भारी टोल शुल्क में कटौती करने का निर्देश दिया है। अदालत ने यह भी कहा कि लखनपुर और पन्ना टोल प्लाजा पर वसूले जाने वाले शुल्क पिछले साल 26 जनवरी से पहले लागू दरों का 20% होंगे, जब तक कि लखनपुर से उधमपुर तक राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह से चालू नहीं हो जाता। पीटीआई के मुताबिक मुख्य न्यायाधीश ताशी राबस्तान और न्यायमूर्ति एम.ए. चौधरी की बेंच ने एक जनहित याचिका पर निर्देश पारित किए, जिसमें दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे पर चल रहे काम के पूरा होने तक लखनपुर और पन्ना के बीच जम्मू पठानकोट राजमार्ग पर वसूले जाने वाले टोल से छूट की मांग की गई थी। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने रूस के तेल टैंकरों और जहाजों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। जस्टिन ट्रूडो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि रूस तेल के जरिए होने वाली कमाई से यूक्रेन में अपने युद्ध को फंड कर रहा है। रूस अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों से बचने के लिए जहाजों के जरिए अवैध रूप से अपने तेल को दुनिया भर में पहुंचा रहा है। उन्होंने कहा कि मैंने कीव में रूस के 109 तेल टैंकरों और जहाजों पर नए प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। वहीं इससे पहले प्रधानमंत्री ट्रूडो ने कहा था कि स्थायी शांति की जंग को अकेले नहीं जीता जा सकता, इसलिए हम यूक्रेन के साथ हैं। मैंने राष्ट्रपति जेलेंस्की से बात की और कहा है कि कनाडा हमेशा यूक्रेन के साथ खड़ा है। यूक्रेन में शांति स्थापित करने के लिए और संप्रभुता बनाए रखने के लिए मैंने कनाडा की ओर से नई सैन्य मदद देने की बात कही है। अमेरिका के सत्ता संभालने के बाद डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद एक बड़े फैसले ले रहे हैं और ताज़ा मामला संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के खुफिया साझेदारी गठबंधन यानी फाइव आइज को लेकर है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने कनाडा को 5 देशों के खुफिया गठबंधन फाइव आइज से बाहर करने का प्रस्ताव रखा है। इसे कनाडा के लिए बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि यह वही गठबंधन है जिसके सहारे कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने पिछले कुछ समय से भारत के खिलाफ अपनी रणनीति को मजबूत करने की कोशिश की थी। साथ ही बता दें कि फाइव आइज एक खुफिया साझेदारी गठबंधन है जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल हैं। इसकी शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई थी, जब 1946 में यूके-यूएस समझौते के तहत अमेरिका और ब्रिटेन ने खुफिया जानकारी साझा करने की नींव रखी थी। बाद में 1948 में कनाडा और 1956 में ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड इसमें शामिल हुए। यह गठबंधन सिग्नल्स इंटेलिजेंस पर केंद्रित है और सदस्य देशों के बीच संवेदनशील जानकारी का आदान प्रदान करता है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी प्रयासों और वैश्विक निगरानी में सहयोग करना है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के सूचना सलाहकार और छात्र आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक नाहिद इस्लाम ने सलाहकार परिषद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस को अपना इस्तीफा सौंपा। नाहिद इस्लाम ने इस्तीफा देने के कारण नए राजनीतिक दल में शामिल होना बताया है। उन्होंने अपने इस्तीफे में लिखा कि विरोध प्रदर्शन के बाद छात्रों और जनता की अपील पर नए बांग्लादेश के निर्माण की जिम्मेदारी लेने के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। सलाहकार परिषद में मुझे डाक, दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई। विभिन्न चुनौतियों के बाद भी मैंने हमेशा
आपके नेतृत्व में अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने का प्रयास किया, लेकिन मौजूदा हालात में मुझे लगता है कि देश के व्यापक हित में मुझे छात्रों और जनता के बीच मौजूद रहना चाहिए। इसकी वजह से मैं अपने पद से इस्तीफा देना उचित समझता हूं। तेलंगाना सरकार ने मंगलवार को 2025-26 शैक्षणिक वर्ष से राज्य के CBSE, ICSE, IB और अन्य बोर्ड से संबद्ध स्कूलों में पहली से 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए तेलुगु को अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाने के आदेश जारी किए हैं। PTI की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि राज्य सरकार ने सरकारी जिला परिषद, मंडल परिषद, सहायता प्राप्त और CBSE, ICSE, IB और अन्य बोर्ड से संबद्ध स्कूलों में तेलुगु को अनिवार्य रूप से पढ़ाने के लिए 2018 में तेलंगाना स्कूलों में तेलुगु को अनिवार्य शिक्षण और सीखना अधिनियम लाया था। हालांकि पिछली सरकार यानी BRS ने विभिन्न कारणों से स्कूलों में तेलुगु को पूरी तरह से लागू नहीं किया था। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.